तो हेलो एवरीवन, वी आर बैक विद आवर पार्ट 2 जिसमें हम अगेन साइंस के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखने वाले हैं, समझने वाले हैं। हमने लास्ट सेशन में केमिस्ट्री कंप्लीट किया था एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद फिजिक्स। आज हम फिजिक्स स्टार्ट करने वाले हैं। एक सेकंड। ओके, तो वी आर हियर जिसमें हम फिजिक्स के क्वेश्चंस चेक करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन आता है, explain why in household circuits only the fuse is connected in series while all the rest of the appliances are connected in parallel to each other। वो कह रहे हैं कि बताओ क्यों हमारे घरों में सारे के सारे फ्यूज पैरेलल में होते हैं, बस एक फ्यूज के सर्किट को छोड़ के। फ्यूज जो होता है ना वो आपका सीरीज में होता है। फ्यूज जो होता है वो किस में कनेक्टेड होता है? सीरीज में होता है, बाकी के सारे पैरेलल। एक चीज अगर मैं आपको बताऊं तो आपको पता होगा, हमारे ना एक क्वेश्चन आता है 10th में इसी के साथ ही इसी के रिलेटेड टॉपिक में, दैट इज कि क्यों घरों की जो लाइटें होती है ना, जो दिवाली में हम लाइटें लगाते हैं, वो लाइटें क्यों आपकी पैरेलल में कनेक्ट होती है इंस्टेड ऑफ सीरीज। तो पहला रीजन उसका ये है कि जो पैरेलल होता है ना, पैरेलल का मतलब ये होता है कि उसका जो वोल्टेज आएगी, उसकी जो वोल्टेज आएगी वो अलग अलग वोल्टेज आएगी। ऐसा नहीं होगा कि वही 220 वोल्ट में से वही 220 वोल्ट सबको कनेक्ट कर रही है, ऐसा नहीं होगा। हर एक अलग अलग सर्किट का अलग अलग 220 वोल्ट आएगा। लेकिन सीरीज में क्या होता है बेटा, सीरीज में एक ही 220 वोल्ट सब में चलता है। इसकी वजह से जो लाइट्स की ग्लो होता है, जो बल्ब होता है, उसका जो ग्लो होता है वो भी कम आता है। ठीक है, उसके अलावा एक और रीजन ये रहता है कि वो क्या करते हैं, अगर मान लो एक सर्किट खराब हुआ जिसकी वजह से क्या हो जाता है, सारे के सारे सर्किट आपके खराब हो जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि जो फ्यूज है इट इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द मेन सप्लाई, वो इस वजह से सो दैट इट कैन कट ऑफ द एंटायर करंट। अब देखो बेटा, तुम्हारे पास एक टॉपिक था ओवरलोडिंग का। ओवरलोडिंग के अंदर आप लोगों ने क्या पढ़ा है? ओवरलोडिंग हमने समझी थी कि ओवरलोडिंग का मतलब होता है जब बहुत सारे हेवी हेवी अप्लायंसेस एक किसी पर्टिकुलर सर्किट पे कनेक्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से बहुत हाई करंट आता है एंड जिसकी वजह से बहुत हाई हीट यूज होती है, हीट आती है उसके अंदर, एंड ड्यू टू विच कभी कभार क्या हो जाता है, बॉम्ब ब्लास्ट। ठीक है, चीजें आपकी जल गल जाती है। अब हमारे पास था उस चीज को रोकने के लिए, उस चीज को रोकने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए, जो फ्यूज होता है, जो हमारा मेन फ्यूज होता है, वो किस में कनेक्टेड रहता है? आपका सीरीज के अंदर। क्योंकि सीरीज क्या कर पाती है, सीरीज आपका अगर थोड़ा सा भी उसे इंडिकेट हो रहा है कि यहाँ पे ये ओवरलोडिंग हो रही है और बहुत ज्यादा हीट आपकी आ रही है, तो ये क्या करती है, ये पूरे के पूरे करंट को कट ऑफ कर देती है, पूरे के पूरे फ्लो को रोक देती है। जो फ्यूज होता है ना वो क्या हो जाता है, इसकी वजह से मेल्ट हो जाता है। जैसे ही फ्यूज मेल्ट हो गया, वैसे ही पूरा का पूरा सीन क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाता है, करंट फ्लो होना स्टॉप हो जाता है, और ये क्या हो जाता है, सब कुछ प्रोटेक्ट हो जाता है, सारे अप्लायंसेस साफ सुथरे अच्छे से रह जाते हैं। अप्लायंसेस पैरेलल में क्यों होता है, एज आई टोल्ड यू, क्योंकि हर एक अप्लायंसेस को सेम वोल्टेज ना मिले, सबको मतलब ऐसा ना हो कि वही 220 वोल्ट में से वो सबको चला दे, ऐसा नहीं होता। पैरेलल के अंदर 220 इसको भी मिलेगी, 220 इसे भी, 220 इसे भी। ठीक है, अप्लायंसेस को आप सिंगल ऑपरेट कर सकते हो, इंडिपेंडेंटली ऑपरेट कर सकते हो। जिस तरीके के आपके स्विच होते हैं, आप एक ही स्विच से अपनी लाइट और अपने फैन को नहीं चलाते हो ना। ठंड में अगर मान लो आपको लाइट चलानी है, लेकिन अगर आपका घर में सीरीज में कनेक्टेड है और साथ में पंखा भी चल जाए, क्या वो आपके लिए सूटेबल रहेगा? नहीं रहेगा। तो उन चीजों को ही प्रिवेंट करने के लिए वी यूज पैरेलल कॉम्बिनेशन। नेक्स्ट है, एक फोटोग्राफर ने जिसने यूज करा है डीएसएलआर कैमरा को पिक्चर्स लेने के लिए फ्लावर की। वो कह रहे हैं फोकल लेंथ निकालो कैमरा लेंस की। कैमरा लेंस की फोकल लेंथ क्या है?
गिवन चीजें ये सारी हैं, गिवन मतलब कि उन्होंने ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस बता रखा है कि ऑब्जेक्ट आपका मतलब जो आपके फ्लावर्स है वो कहाँ पे पड़े हैं, वो आपके 150 mm की डिस्टेंस पे पड़े हैं। ऑब्जेक्ट का जो हाइट है, ऑब्जेक्ट की जो हाइट है वो कहाँ पे है 80 mm पे, और जो इमेज की हाइट फॉर्म हो रही है वो कहाँ पे फॉर्म हो रही है 20 mm पे। ठीक है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस आपको पता है जो आपका u होता है दैट इज नेगेटिव, वो किस में लिया गया है, हमारा नेगेटिव में लिया गया है। अब आपको क्या निकालने को बोला है, फोकल लेंथ। फोकल लेंथ क्या होता है, फोकल लेंथ हमारा अभी आप नहीं निकाल सकते। अभी आप क्यों नहीं निकाल सकते वो फोकल लेंथ, क्यों, क्योंकि हमारे पास 1/v प्लस 1/u, हमारे पास तो सिर्फ u है ना, लेकिन हमारे पास v कहाँ है, v तो हमारे पास है ही नहीं। तो हमारे को पहले v निकालना पड़ेगा। v निकालने के लिए आपके पास क्या है, आपके पास ऑब्जेक्ट का हाइट है और इमेज का हाइट है। आप मैग्निफिकेशन निकालोगे। मैग्निफिकेशन क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यही होता है। दोनों को आपने क्या कर दिया, 20/80 कर दिया। जब आप मल्टीप्लाई करोगे, डिवाइड करोगे सॉरी, तो इट विल बी 1/4। क्लियर है। अब आपको एक और बात याद रखनी है, आपने पढ़ रखा है अपनी एनसीईआरटी के अंदर, मैग्निफिकेशन का एक और फॉर्मूला होता है दैट इज v अपॉन में u। क्या होता है, v अपॉन में u। m का वैल्यू हमारे को मिल चुका है 1/4, v की वैल्यू हमारे को नहीं पता है तो हमने वहां पे v रख दिया अपॉन में -150। -150 क्यों, क्योंकि अभी अभी बताया ऑब्जेक्ट कहाँ पे पड़ा है, कितने डिस्टेंस पे, 150 के डिस्टेंस पे पड़ा है। ठीक है, ये हमने यहाँ पे रख दिया। जब आप इसको सॉल्व करोगे आपको आंसर आएगा, आपका v निकल जाएगा। एंड सिंपल आपने लेंस फॉर्मूला लगाना है। क्या होता है लेंस फॉर्मूला, 1/v प्लस 1/u। ठीक है, दोनों को आपने पुट कर दिया यहाँ पे, दोनों नेगेटिव के अंदर, आंसर आ गया आपका 1/30, लेकिन माइनस में। जब आप इस रेसिप्रोकल को ऊपर ले आओगे तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव में हो जाएगा। क्लियर है मेरी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। How can 3 resistors of 2 ohm, 3 ohm and 6 ohm be connected to get इतना। वो कह रहे हैं कैसे ये अलग अलग रेजिस्टर्स आप कनेक्ट करोगे इतनी इतनी ओम की रेजिस्टेंस को लाने के लिए। तो सबसे पहला है आपका 4 ओम। 4 ओम को आप कैसे कनेक्ट करोगे, आपने क्या करा है, देखो आपने कनेक्ट करा 3 ओम और 6 ओम को पैरेलल के अंदर। अब आपको उन्होंने बोला है कि आप के पास ये 3 रेजिस्टर्स है। आप ढंग से क्वेश्चन समझो, वो बोल रहे हैं आपको आपके पास ये 3 रेजिस्टर्स हैं आप इनको किस तरीके से कनेक्ट करोगे कि आपका सबसे पहला ये करंट आए, फिर ये आए और फिर ये रेजिस्टेंस आए। वो कह रहे हैं आप किस तरीके से इनको कनेक्ट करोगे टू गेट दीज रेजिस्टेंस। चलो देखते हैं। सबसे पहले हमने उठाया है 4 ओम का रेजिस्टेंस कैसे निकाल सकते हैं। हमने लिया है 3 ओम और 6 ओम को, इन दोनों को इन्होंने किस में लगा दिया, पैरेलल में लगा दिया। ठीक है, पैरेलल में इस तरीके से इन्होंने इसको लगा दिया। जब यहाँ से इन्होंने क्या करा, एलसीएम लिया 1/3 प्लस 1/6 करा। ठीक है, इन्होंने एलसीएम लिया, इनके पास क्या आ गया, 3 × 6 अपॉन में 3 + 6 आ गया, जिसका आंसर क्या आया आपका, दैट इज इक्वल्स टू 2, जो किसके इक्वल है, हमारे पास 2 के इक्वल है। जब आप इसको फाइंड आउट करोगे तो इट विल बी इक्वल्स टू 2 + 2। क्या कर दिया हमने, 2 + 2, आपके पास आ गया आंसर 4। इसके बाद आपके पास है 1 ओम। 1 ओम कैसे निकालोगे, इन्होंने तीनों के तीनों रेजिस्टर्स लिए पैरेलल में, 2 भी लिया, 3 भी लिया और 6 भी लिया। तीनों के तीनों इन्होंने किस में ले लिया, पैरेलल में ले लिया, दैट इज इक्वल्स टू 1 ओम। जैसे यहाँ पे ये किसके इक्वल था यहाँ पे जिस तरीके से ये 2 ओम के इक्वल था, यहाँ पे इट इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो हमारा रेजिस्टेंस कितना आ गया, 1 आ गया। इसी तरीके से 4.5 ओम का रेजिस्टेंस कैसे निकालोगे, 3 ओम और 6 ओम को इन्होंने क्या लिया, पहले सीरीज में लिया, तो 3 + 6 क्या होता है आपका, 9 होता है। एंड देन 9 को इन्होंने क्या कर दिया, 2 के साथ पैरेलल में ले लिया, 1/9 प्लस 1/2। फिर इसका एलसीएम लिया तो हमारे पास क्या आ गया, 9 × 2 अपॉन में 9 + 2।
ठीक है, यही आ गया। एंड देन जब आप इसको सॉल्व आउट कर लोगे तो इट विल बी इक्वल्स टू 4.5 ओम। क्लियर है? आगे देखते हैं, वो कह रहे हैं प्रॉपर्टीज बताओ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की एंड उसकी स्ट्रेंथ के बारे में एक्सप्लेन करो। प्रॉपर्टीज क्या होती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की? सबसे पहले तो ये एक क्लोज्ड कंटिन्यूअस लूप बनाती है। बना के देख लेते हैं एक मैग्नेट को। इस तरीके से एक मैग्नेट होता है जिसका नॉर्थ और साउथ पोल होता है। साउथ से वो निकलती है और नॉर्थ में वो क्या होती है, एमर्ज होती है। ठीक है, अब हमारे पास क्या हुआ, देखो नॉर्थ से वो निकलती है एंड आपके पास साउथ में वो इमर्ज होती है। लेकिन ये तो हो गई बात आपकी आउटसाइड की। लेकिन जब वो इनसाइड जा रही है, साउथ से नॉर्थ जाती है, उस टाइम पे क्या हो गया आपका, इनसाइड में क्या हो जाएगा, साउथ से नॉर्थ। मतलब अगर वो नॉर्थ से साउथ जा रही है तो इसका मतलब ये आउटसाइड ट्रैवल कर रही है, बाहर निकल रही है। अगर वो साउथ से नॉर्थ जा रही है उस टाइम पे वो कहाँ जा रही है, इनसाइड ट्रैवल कर रही है। ये बात याद रखना। देख ही सकते हो नॉर्थ से इस तरीके से निकल रही है, साउथ के अंदर जा रही है, फिर साउथ से कहाँ जा रही है, नॉर्थ के अंदर जा रही है। उसके अलावा आप एक और चीज देख सकते हो कि यहाँ पे ये क्या कर रही है, ये एक क्लोज कंटिन्यूअस कर्व बना रही है। कहीं पे ये कर्व टूट नहीं रहा, कुछ नहीं हो रहा, एक कंटिन्यूअस क्लोज कर्व या फिर लूप बनाती है। आउटसाइड द मैग्नेट ये नॉर्थ से साउथ पोल में जाती है। एक और बात याद रखना, ये कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती है। इंटरसेक्ट क्यों नहीं करती है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मान लो ये यहाँ से आ रही है, आ रही है, आ रही है, ये यहाँ पे क्या कर गई, इंटरसेक्ट कर गई। जब ये इंटरसेक्ट कर गई तो क्या होगा, इसकी डायरेक्शन अलग और इसकी डायरेक्शन अलग। मतलब कि यहाँ पे क्या आ जाएगी, दो डायरेक्शन आ जाएगी। क्या दो डायरेक्शन आना पॉसिबल है? नहीं है। इस वजह से वो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। उसके अलावा एक और चीज याद रखना, मान लो ये आपका मैग्नेट पड़ा है। अब आप मेरे को ये बात बताओ, ये एक ए पॉइंट है, ये एक बी पॉइंट है, कहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ज्यादा होंगी? तो जाहिर सी बात है ए के पास ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि जितना क्लोज आपका ये जो मैग्नेट से आपकी लाइन होगी, उतने ही ज्यादा आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन स्ट्रॉन्ग होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमीटर बर्न्स आउट। एमीटर क्या कर जाता है, जल जाता है अगर वो पैरेलल में कनेक्टेड है। ऐसा क्यों? तो याद रखना, एक एमीटर क्या होता है, पहले तो ये समझो एक एमीटर का क्या काम होता है। एक एमीटर आपका करंट को मेजर कराने का काम करता है, वेरी इंपॉर्टेंट। वोल्टमीटर पोटेंशियल डिफरेंस के लिए होता है, लेकिन एमीटर आपका करंट को मेजर कराने के लिए होता है। एमीटर क्यों जल जाता है, जब वो अगर आप पैरेलल में कनेक्ट कर देते हो। तो याद रखना, एमीटर की एक बहुत ही कम रेजिस्टेंस होती है, मतलब कि ये ज्यादा करंट को रोक नहीं पाता, रेजिस्ट नहीं कर पाता। जब आप इसको कनेक्ट करते हो पैरेलल में, उस टाइम पे बहुत लार्ज करंट फ्लो होता है ना। क्योंकि पैरेलल के अंदर क्या होगा, अलग अलग में अलग अलग सर्किट में क्या आ रहा होगा, 220 प्रॉपर वोल्ट आ रहा होगा। ठीक है, हर एक सर्किट से अपना रिस्पेक्टिव प्रॉपर 220 वोल्ट आ रहा होगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, क्या ये एमीटर उसको रिटेन कर पाएगा, क्या एमीटर उसको संभाल पाएगा? नहीं संभाल पाएगा। क्योंकि एमीटर क्या कितना औकात है करने की, एमीटर सिर्फ सीरीज जितना ही करंट दे सकता है। सीरीज में क्या होता है, पूरे के जितने भी सर्किट है उन सब में कितना ही करंट आता है, सिर्फ और सिर्फ 220। लेकिन यहाँ पे जितने भी सर्किट है उन सब में से रिस्पेक्टिवली अलग अलग आता है। ठीक है, तो एक बहुत लार्ज करंट आ जाता है इस टाइम पे, पैरेलल के टाइम पे, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा ओवर हीटिंग हो जाती है एंड एमीटर बर्न आउट कर जाता है। तो मेन रीजन है कि एमीटर के अंदर आपका बिल्कुल भी ज्यादा रेजिस्टेंस नहीं होती है, वो बहुत कम करंट को ही रेजिस्ट कर पाता है। उसके बाद द पावर ऑफ अ लैंप इज 60 वोल्ट। पावर ऑफ लैंप क्या है, 60 वोल्ट है। एनर्जी कंज्यूम निकालो 1 सेकेंड के अंदर। सबसे पहले तो आपको एनर्जी का फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, दैट इज पावर इनटू में टाइम। पावर को जब आप क्या करो, मल्टीप्लाई करते हो टाइम से। ईपीटी याद रखना इसको, ईपीटी, ईपीटी। ठीक है, P मल्टीप्लाई बाय टी, पावर को क्या करते हैं, टाइम से मल्टीप्लाई करते हैं। तो पावर भी गिवन है, टाइम भी गिवन है, बस सिंपल से आपका 60 जूल का आंसर आ गया। कोई भी दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए। आगे अगर आप देखो हमारे पास क्या है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक फार पॉइंट है मायोपिक पर्सन का, दैट इज 80 सेंटीमीटर। मायोपिक, मायोपिक मतलब जिसको दूर का नहीं दिखता है, दूर के देखने में दिक्कत होती है, उसका फार पॉइंट कितना है, 80 सेंटीमीटर है। क्या नेचर होगा और पावर होगा लेंस का? सबसे पहली बात याद रखना, मैं क्या हूं, मेरे को भी एक मायोपिया है, मैं भी एक मायोपिक पेशेंट हूँ। मैं कौन सा लेंस यूज करती हूँ? आई यूज कनकेव लेंस। याद रखना, कनकेव लेंस यूज करती हूँ। कनकेव लेंस क्या करता है? कनकेव लेंस एक पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट को फैलाता है। इस तरीके से क्या करता है? वो फैलाता है। इस चीज को क्या कहते हैं? डाइवर्जिंग नेचर। तो इस तरीके का मतलब कनकेव लेंस का नेचर क्या होता है? कनकेव लेंस का नेचर होता है डाइवर्ज कराना। इसी तरीके से इसका उल्टा होता है कनकेव मिरर के अंदर। कनकेव मिरर का नेचर क्या होता है? कन्वर्ज कराना। वो क्या करता है? अलग अलग पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट को यहाँ पे आके मिलवाता है। तो अब यहाँ पे वापस आते हैं, उन्होंने एक और क्वेश्चन क्या बोला कि पावर निकालो लेंस की। लेंस की पावर निकालने के लिए आपके पास उन्होंने क्या दे रखा है? फार पॉइंट, मतलब कि फाइनल इनिशियल पॉइंट तो नहीं बता रखा, फार पॉइंट दे रखा है, लेकिन इनिशियल पॉइंट आपको अपना दिमाग थोड़ा सा चलाना है, तो आपको बता रखना है कि इनिशियल पॉइंट क्या होता है बेटा? इन्फिनिटी होता है फॉर अ मायोपिक पेशेंट। अब देखो, अब क्या होता है हमारे पास? पावर 1/f इज इक्वल्स टू 1/v कर देते हैं सबसे पहले तो, सो दैट हमारे पास क्या आ जाए? सो दैट हमारे पास आपका आंसर आ जाए। देखो अब यहाँ पे ये सब छोड़ो, लीव इट, स्टार्ट करते हैं। अब आपको एक बात याद रखनी है कि फोकल लेंथ आपकी क्या दे रखी है? 80 सेंटीमीटर में दे रखी है। 80 किसमें दे रखी है? सेंटीमीटर में दे रखी है। पहले आपको क्या कराना पड़ेगा? इसको मीटर में कन्वर्ट कराना पड़ेगा। इसको आप पहले ही सीधा मीटर में कन्वर्ट करा दोगे तो इट विल बी इक्वल्स टू 0.8 मीटर। ठीक है, 0.8 मीटर में आपने इसको कन्वर्ट कराया, देन फाइनल आपने अभी जो मैंने लिखा था दैट इज पावर का फॉर्मूला यूज करा 1/f। 1/f यूज करते ही 1 में 0.8 दैट इज ए नेगेटिव। ठीक है, जब आप इसको करोगे फाइंड आउट देन इट विल बी इक्वल्स टू -1.25 और पावर की एसआई यूनिट होती है डायोप्टर, जिसका सिंबल होता है डी। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट इज नेम द फिनोमिनन। एक ऐसा फिनोमिनन बताओ जो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स कौन करवाता है, कैसे होती है? देखो, सबसे पहली बात तो इट इज ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। बेसिकली ना होता क्या है ना, हमारे पास एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन का क्या मतलब होता है? यहाँ अगर आप इस तरीके से देखो, ये एक नॉर्मल है, यहाँ से एक लाइट आती है जिसको कहते हैं रिफ्रैक्शन, सॉरी जिसको कहते हैं इंसिडेंट लाइट। ये क्या करती है? एक मीडियम से, ये फर्स्ट मीडियम है, ये सेकंड मीडियम है, ट्रैवल करती है। अगर ये रेयरर से डेंसर में आ रही है तो ये क्या होती है? बेंड होती है टुवर्ड्स नॉर्मल। इस तरीके के फिनोमिनन को क्या कहते हैं? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन कहते हैं। अब समझो मेरी बात, एक क्वेश्चन आता है क्या स्टार्स ट्विंकल करते हैं? तो इसका आंसर ये रहेगा कि स्टार्स ट्विंकल नहीं करते हैं। ये बात याद रखना, स्टार्स ट्विंकल नहीं करते हैं। स्टार्स जस्ट अपीयर्स टू गेट, मतलब वो आपको सिर्फ दिखते हैं कि वो ट्विंकल कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली में ट्विंकल नहीं करते हैं। ऐसा कैसे होता है? देखो, स्टार्स ना बेटा एक बहुत ही छोटी सी पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट होती है। क्या कहते हैं इसे? कि ये क्या है? एक पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट है। ये जरा सी लाइट ना हमारे अर्थ के अंदर एंटर करती है। आपको पता है यहाँ पे तो कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं है, नो एटमॉस्फेयर, लेकिन जैसे ही ये अर्थ के अंदर एंटर करती है ना, यहाँ पे बहुत सारे पार्टिकल्स है, बहुत मिलियंस ऑफ पार्टिकल यहाँ पे प्रेजेंट है, जिसकी वजह से वो पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट क्या करती है? आपका इधर आती है। कोई भी पार्टिकल इसके सामने से क्लैश करता है, यहाँ से क्लैश करता है, तो बार बार क्या होता है? इस लाइट को ना वो काटता है। जब वो काटता है तो इट अपीयर्स टू गेट ट्विंकल, वो आपको दिखता है कि वो ट्विंकल हो रहा है, ऐसा लगता है, लेकिन एक्चुअल में वो ट्विंकल नहीं हो रहा। उसको बस पार्टिकल्स क्या करते हैं? आपकी आंखों से पहले तक, जब वो आपकी आंखों में आ रही होती है उसकी लाइट, तो वो पार्टिकल्स क्या कर रहे होते हैं? उसको बीच बीच में से काट रहे होते हैं उस लाइट को।
तो इस वजह से ऐसा लग रहा होता है कि वो ट्विंकल कर रहे हैं, बल्कि ऐसा नहीं होता। क्यों सन अपीयर रेडिश अर्ली इन द मॉर्निंग? आपको पता है विबग्योर क्वेश्चन उन्होंने पूछा कि क्यों सन रेड दिखता है, ठीक है। व्हाई डज सन अपीयर अर्ली इन द मॉर्निंग रेड, ठीक है। तो याद रखना सन के अंदर तो बेटा व्हाइट लाइट है, वो व्हाइट लाइट क्या होती है आपकी, जब निकलती है तो वो 7 अलग अलग कलर्स में बटती है। आपको पता है इसके अंदर क्या है, लीस्ट वेवलेंथ है। ये क्या होती है, इसकी सबसे कम वेवलेंथ होती है और ये सबसे ज्यादा स्कैटर करता है, फैलता है, ठीक है। लेकिन इसके अंदर क्या होती है, सबसे मैक्स वेवलेंथ होती है एंड ये लीस्ट स्कैटर करता है। आपको पता होगा डेंजर सिग्नल्स में क्यों लाल कलर के बोर्ड लगाए जाते हैं, क्योंकि उसकी वेवलेंथ बहुत दूर तक जाती है और वो स्कैटर भी नहीं करता, आपकी आंखों तक प्रॉपर पहुंचता है, इधर ही उधर ही नहीं रुक जाता, ठीक है। इस तरीके से जो ये ब्लू वॉयलेट ये कलर जो होते हैं ना, ये क्या कर जाते हैं, वहीं पे ही फैल जाते हैं। अब आपको एक बात याद रखनी है कि जो सन होता है अर्ली इन द मॉर्निंग वो बहुत दूर होता है, वो क्या होता है, बहुत ज्यादा दूर होता है, जिस वजह से जो बाकी के कलर्स होते हैं ब्लू ये सब जो होते हैं, ये ऊपर वाले जितने भी कलर्स हैं, ये सब क्या हो जाते हैं आपके स्कैटर हो जाते हैं, आपकी आंखों तक नहीं पहुंच पाते, क्योंकि इनके बस की नहीं है कि ये इतना ज्यादा डिस्टेंस क्या कर ले, कवर कर ले। लेकिन कौन हीरो कौन बन जाता है, हीरो बन जाता है रेड कलर, वो बहुत दूर तक चलकर आ जाता है। इन द मॉर्निंग सनलाइट ट्रेवल्स अ लॉन्ग डिस्टेंस, सनलाइट क्या करती है, ट्रैवल करती है बहुत लंबा डिस्टेंस एटमॉस्फेयर में। जो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ होती है जैसे ब्लू कलर वो स्कैटर कर जाती है, लेकिन रेड कलर हमारी आंखों तक पहुंचती है, जो सन को क्या करती है, रेड दिखाती है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, लिस्ट द फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड। रेजिस्टेंस किसके ऊपर डिपेंड करती है, रेजिस्टेंस क्या होती है, करंट को रेजिस्ट करने वाली चीज रेजिस्टेंस होती है। अब रेजिस्टेंस कितनी ज्यादा होगी कितनी कम होगी वो कौन किसके ऊपर डिपेंड करता है, वो देखते हैं। रेजिस्टेंस सबसे पहले तो वो जो आपका कंडक्टर है जिसके अंदर से करंट फ्लो कर रहा है, उस कंडक्टर के लेंथ पे डिपेंड करती है, उस कंडक्टर के एरिया पे डिपेंड करती है, उस कंडक्टर के मटेरियल पर डिपेंड करती है, और टेम्परेचर कितना है वहां पे उसके ऊपर डिपेंड करती है। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट अ डिफरेंस बिटवीन अ वायर यूज्ड इन इलेक्ट्रिक हीटर एंड अ फ्यूज। अब आपको पता है एक हीटर की जो वायर होगी, हीटर की वायर के अंदर क्या होगा, हाई मेल्टिंग पॉइंट होगा, ठीक है। क्योंकि इसको क्या करना है, इसको तो लंबे समय तक चलना है ना, करंट को भी रेजिस्ट करवाना है, ओवरलोडिंग ना हो जाए, इसको लंबे समय तक इसको चलवा के रखना है बिना मेल्ट हुए। तो इसका मतलब हीटर के अंदर को उसको मेल्ट नहीं करवाना, तो इसके मतलब उसको अंदर क्या होना चाहिए, हाई मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए, जैसे नाइक्रोम। फ्यूज का वायर जो होनी चाहिए, फ्यूज क्या करवाता है, फ्यूज प्रोटेक्ट कराता है। याद रखना फ्यूज का क्या काम है, फ्यूज प्रोटेक्ट कराता है। कैसे प्रोटेक्ट कराता है, वो ना अपने सर्किट को मेल्ट करा देता है। अगर जैसे ही उसे लग रहा होता है कि कोई चीज ओवरलोड हो रही है, ज्यादा हो गई है, वो वहीं पे ही क्या करवा देता है, मेल्टिंग करवा देता है। वो मेल्टिंग क्या करवाती है, वो मेल्टिंग बेसिकली इनके करंट को रुकवाने का काम करती है। अब लोग क्या कर रहे हैं, लोग बंद कर रहे हो ना कर रहे हो स्विच वगैरह को, करंट आ ही जा रहा हो तो क्या होएगा, वो जो फ्यूज होएगा ना वो बेटा अंदर ही अंदर क्या करता है, गल जाता है, मेल्ट हो जाता है, जिसकी वजह से करंट वहीं का वहीं रुक जाता है, करंट फिर आगे और ज्यादा फर्दर फ्लो नहीं होता। लेकिन हीटर, एक हीटर है, उसको वो थोड़ी ये चाहता है कि भाई मैं चलते चलते रुक जाऊं, चलते चलते नहीं रुकना। अगर उसको, अगर उसकी वायर को नहीं गलना तो उसकी वायर ऐसी होनी चाहिए जो क्या कर पाए, रेजिस्ट कर पाए, रोक पाए गलने से, मतलब कि उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, ये बात वो कहते हैं। तो फ्यूज की वायर क्या होनी चाहिए, लो मेल्टिंग पॉइंट वाली होनी चाहिए, सो दैट वो सर्किट्स को क्या कर ले, प्रोटेक्ट कर ले। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रिक आयन है जिसका रेजिस्टेंस क्या है, आपका 20 ओम का रेजिस्टेंस है, करंट 5 एम्पियर है, कैलकुलेट करो हीट को। अब हीट का आपने सबसे पहले तो फॉर्मूला याद रखना है,
I²RT, ये फॉर्मूला होता है हीट का। अब हमारे पास क्या क्या दे रखा है, हमारे पास करंट दे रखा है, हमारे पास टाइम भी दे रखा है दैट इज 30 सेकेंड, एंड हमारे पास रेजिस्टेंस भी दे रखा है। वो हमारे पास तो सब कुछ दे रखा है, कुछ भी इधर उधर कंफ्यूज होने की बात ही नहीं है, सीधा सीधा फॉर्मूला में पुट करो, आंसर आ जाएगा आपका 15,000। एंड यहाँ पे याद रखना हीट की जो आपका क्या कहते हैं आपकी जो हीट होती है, हीट की भी ऐसा यूनिट क्या होती है, जूल होती है। ठीक है, हीट की भी ऐसा यूनिट क्या होती है, जूल होती है। थैंक यू सो मच, दिस वाज ऑल अबाउट फिजिक्स।